तो मैं एक बार फिर से आप सब लोगों का वेलकम करता हूं। कट्टर जेईई एडवांस सीरीज हम लोगों की चल रही है। इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग जो क्वेश्चंस करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। कॉलम 2 के साथ मैच करना है। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ये जनरली पूछे जाते हैं, है ना, एडवांस में पूछे जाते हैं। इसके बीच आप लोग एक ग्राफ बनाना चाहते हो तो आप खुद समझदार हो, ये हम लोगों ने पढ़ रखा है। लेकिन ये जो चीज है ये बस एक माहौल बनाने के लिए है। थोड़ा आप लोग पढ़ें, थोड़ा कंफ्यूज हो, थोड़ा आपका टाइम लगे। देखा नहीं एक्सप्रेशन, उससे पहले आंसर बता देते हैं। सर हम तो सोच रहे थे हमारी कैलकुलेशन जोरदार, आप तो मतलब बड़े खिलाड़ी निकले भाई। यस बेटा, बड़े खिलाड़ी हैं। हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल है आप लोगों के, कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं सब बहुत बढ़िया होंगे। तो मैं एक बार फिर से आप सब लोगों का वेलकम करता हूं। कट्टर जेईई एडवांस सीरीज हम लोगों की चल रही है। फिजिकल केमिस्ट्री में एक चैप्टर हो चुका था, मोल कॉन्सेप्ट, और उम्मीद करता हूं आपको वो कॉन्सेप्ट में, मोल कॉन्सेप्ट में जो भी क्वेश्चंस करवाए थे वो पसंद आए होंगे। सब लोगों ने सॉल्व भी किए होंगे उन क्वेश्चंस को, और कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट्स आप लोगों ने वहां से सीखे भी होंगे। तो इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग जो क्वेश्चंस करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एक बहुत निहायती आसान टाइप का चैप्टर है ये, है ना। इसमें कुछ बहुत ज्यादा क्वेश्चंस मुश्किल बनते भी नहीं है, और ये ऐसा चैप्टर है जो बहुत स्कोरिंग होता है जेईई एडवांस में। सबसे अच्छी बात ये भी है कि इस चैप्टर से हर साल क्वेश्चन पूछा ही जाता है जनरली। और कई बार ना इससे पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन फंस जाते हैं। 2-3 क्वेश्चंस, एक ही पैराग्राफ के 2-3 क्वेश्चंस फंस जाते हैं और बहुत आसान होते हैं। और जिससे मान लो एक पैराग्राफ के 3 क्वेश्चन आ गए और तीनों आपने निपटा दिए, 12 नंबर एकदम खटाक से मिल जाते हैं, है ना। 12 नंबर मिलते ही एकदम ग्राफ ऊपर चला जाता है नंबर का, है ना। तो ये आसान चैप्टर है और आसान ही क्वेश्चंस आते हैं। आप लोग इसके भले ही प्रीवियस इसके क्वेश्चंस भी देखोगे PYQs, तब भी आपको लगेगा मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी से क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं, है ना। तो हम लोग भी आप लगभग उसी तरह के क्वेश्चंस करेंगे, कोशिश करेंगे पूरे चैप्टर को कवर करने की उन क्वेश्चंस के थ्रू, ठीक है। इस चैप्टर में भी वापस मैं आपसे वही बोलूंगा कि जैसे आपके सामने क्वेश्चन आए, एक बार के लिए आप उसको रखें, पॉज स्क्रीन को, और फिर उसके बाद उस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। जितना भी टाइम लगे वो बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता टाइम में, हमेशा बोलता हूं एडवांस में। उस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करें, उसको ये समझने की कोशिश करें कि अगर मैं नहीं कर पा रहा हूं तो कहां पर प्रॉब्लम है, ये कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है या फिर कुछ और दिक्कत है ना, ताकि वहां से कुछ चीजें सीखें आप। सीधा अगर सॉल्यूशन देख लिया तो जो मोटिव है इन क्वेश्चंस को करवाने का वो फिर खत्म हो जाना है ना, फिर मजा भी नहीं आएगा उसमें, ठीक है। तो देखिए इन क्वेश्चंस को खुद से करने की कोशिश करें, और अगर नहीं होता तभी आप लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्यूशंस देखें, ठीक है। चलो फिर आते हैं और बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। और पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। बहुत आसान क्वेश्चन से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। इस तरह के क्वेश्चंस जेईई एडवांस में पूछे भी गए, तो इसी तरह से मैंने क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन ये कहता है कि विच सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर्स आर कंसिस्टेंट विद द थ्योरी। आपके सामने कुछ N, L, M और S कुछ क्वांटम नंबर्स है, उनकी वैल्यूज लिखी गई हैं, और हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए इनमें से जो कौन सी वैल्यूज हैं या फिर जो कौन से ऑप्शंस हैं वो सही हैं, है ना, क्वांटम नंबर से रिलेटेड। तो देखो यार, आप लोगों ने एक चीज तो पढ़ी है क्वांटम नंबर्स में कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है n, इसका वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, एक होल नंबर होगा। सर जो l की वैल्यू होती है ये 0 to n-1 होती है सर। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जो l की वैल्यू है वो कभी भी n की वैल्यू के बराबर नहीं हो सकती, और l का वैल्यू n की वैल्यू से बड़ा भी नहीं हो सकता, और रहेगा उससे हमेशा छोटा। m का जो वैल्यू होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, वो सर -L2 + L होता है, इंक्लूडिंग 0, है ना, इसमें 0 भी इंक्लूड होता है। सर जो हमारा स्पिन क्वांटम नंबर है सर, उसकी तो 2 ही वैल्यू हो सकती है, या तो -½ या फिर +½ +-½ लिखा है तब भी वो सही है, बिकॉज आप सर्टेन नहीं हो +½ है कि -½ तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको सिर्फ इतनी सी इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी। ये इंफॉर्मेशन आपके पास है, ये क्वेश्चन खटाक से आप लोग सॉल्व कर पाओगे, और 4 नंबर आपके एकदम बढ़िया अपने हाथ में आ जाएंगे, है ना। तो आओ जरा देखते हैं। यस, आओ जरा देखते हैं, आओ जरा देख ही लेते हैं। n का वैल्यू 2 दे रखा है बेटा, हो सकता है बिल्कुल। और अगर n का वैल्यू 2 है तो l का वैल्यू 0 to n-1 कम है, बिल्कुल हो सकता है। अगर l का वैल्यू 1 है तो m का वैल्यू -L से +L हो सकता है, इंक्लूडिंग 0, और s का वैल्यू -½ हो सकता है। इसका मतलब सर ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट है इसमें, 1 और मोर ऑप्शन करेक्ट टाइप का क्वेश्चन है ये। फिर आगे बढ़ते हैं। n का वैल्यू 4 हो सकता है, l का वैल्यू 3 हो सकता है, l n से छोटा होता है।
m का वैल्यू -3 से +3 होगा या -2 है, बिल्कुल है, और s का वैल्यू -1/2 सर, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, ये भी हो सकता है सर, क्या दिक्कत है सर। आगे बढ़िए नेक्स्ट, n का वैल्यू 3 पॉसिबल है, बिल्कुल, l का वैल्यू 2 पॉसिबल है। अगर l का वैल्यू 2 पॉसिबल है तो m का वैल्यू -2 से +2 होगा या -3 लिखा है सर, ये सरासर गलत है सर, ये नहीं हो सकता सर, है ना, इस पे काटा मार दो सर, करेक्ट ऑप्शन पूछा हमसे। आगे बढ़ते हैं, n का वैल्यू 4 है, n का वैल्यू अगर 4 है तो l = 3 हो सकता है, बिल्कुल। अगर l का वैल्यू 3 है तो m का वैल्यू -3, m जो होगा वो -l से +l होता है, -3 से +3 बिल्कुल -3 होगा, और सर जो s का वैल्यू है वो +1/2 होगा। इसका मतलब सर ये ऑप्शन भी करेक्ट है, मतलब इसका जो करेक्ट आंसर होगा सर वो होगा A, B और D, बिल्कुल सही। क्या दिक्कत है सर इसमें, बताओ कहां परेशानी है, क्या परेशानी है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन जिसको हमने बहुत बढ़िया ढंग से, बहुत आसान से सॉल्व कर भी लिया। तो इजी क्वेश्चन में बोलूंगा इसको, कोई बहुत मुश्किल टाइप का क्वेश्चन में नहीं बोल रहा। आइए फिर आगे चलते हैं। विच इज आर करेक्ट ग्राफ, करेक्ट ग्राफ पूछा है, मतलब ये जो क्वेश्चन है ये भी वन और मोर ऑप्शंस टाइप का है, वन और मोर ऑप्शंस करेक्ट। ध्यान रखिएगा, एक से ज्यादा ऑप्शंस इसमें करेक्ट हो सकते हैं, एक भी करेक्ट हो सकता है ना, इस तरह का ये क्वेश्चन है। सर हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा था, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जो रिजल्ट्स हैं उन रिजल्ट्स पे बेस्ड ये वाला क्वेश्चन है ना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जो ऑब्जर्वेशंस हम लोगों ने लिखे थे और ऑब्जर्वेशन के बाद हम लोगों ने ग्राफ बनाया था, वही उस पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। पहले ये लिखता है कि जो काइनेटिक एनर्जी है, और यहां फ्रीक्वेंसी बेटा ये वी नहीं है ना, ये म्यू है ना, ये म्यू है, ये म्यू है। हाँ, कहता है कि फ्रीक्वेंसी के साथ काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होती। साहब कैसी बात कर रहे हो यार, अगर आप लोग फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो टोटल एनर्जी बढ़ेगी, है ना। जो ये मेटल का, ये जो मेटल की सरफेस है इसके ऊपर जो आपने लाइट डाली है, अगर आपने इसका फ्रीक्वेंसी बढ़ाया तो जो एच न्यू है उसका वैल्यू बढ़ेगा। एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नोट प्लस काइनेटिक एनर्जी होता है। आपको पता है एच न्यू नोट का वैल्यू फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है किसी भी मेटल के लिए, तो ये फिक्स है। आपने न्यू का वैल्यू बढ़ाया तो सर काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। और हम लोगों ने पढ़ा है जब जब फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तब तक जो जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है मेटल की सरफेस से, जो बाहर निकलता है सर, उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेट होगा, तो ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल सरासर गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। सर यहां कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी के साथ जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज हो रही है, बिल्कुल हो रही है, होनी पड़ेगी, होगी। लेकिन सर एक चीज बताओ, ये कह रहा है इंक्रीज हो रही है, बिल्कुल इंक्रीज होगा, काइनेटिक एनर्जी जैसे जैसे बढ़ेगी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। और एक चीज और देखो सर, आपके सामने एक रिलेशन ये लिखा हुआ है ना सर, इस रिलेशन को अगर मैं ऐसे लिख दूं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू नोट, जिसकी वैल्यू कांस्टेंट है, माइनस एच न्यू, सॉरी ऐसे होगा ये उधर जाएगा तो सर एच न्यू माइनस एच न्यू नोट, यही तो होगा सर। काइनेटिक एनर्जी हमारा वाई एक्सिस पे है सर, बिल्कुल, और सर जो फ्रीक्वेंसी है वो एक्स एक्सिस पे, वाई इज इक्वल टू एम एक्स, और सर ये बन गया माइनस सी, वाई इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी। स्लोप पॉजिटिव है, लेकिन सर जो इंटरसेप्ट है वो नेगेटिव। अगर मैं इसको नीचे बढ़ाऊं तो ये नीचे जाके इसको कट करेगा, दिस इज योर नेगेटिव इंटरसेप्ट। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब सर ये वाला जो ग्राफ है सर, ये तो बिल्कुल फिट बैठ रहा है सर। काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी के साथ ऐसे इंक्रीज करती है। लेकिन सर एक बात बताओ, यहां पर काइनेटिक एनर्जी यहां से लेके यहां तक, इस फ्रीक्वेंसी तक काइनेटिक एनर्जी जीरो क्यों है? बिकॉज बेटा यहां जो फ्रीक्वेंसी है उसका वैल्यू आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है। इतनी सफिशिएंट एनर्जी है ही नहीं उस फोटोन के पास कि वो मेटल की सरफेस से फोटो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवा पाए। तो तब तक काइनेटिक एनर्जी जीरो रहेगी, और जैसे ही जो आपकी फ्रीक्वेंसी है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी, दिस इज योर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, है ना। जैसे ही फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी, फिर उसके बाद काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने लगेगी। इसका मतलब सर बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है सर। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। कहता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स और इंटेंसिटी ऑफ लाइट में कोई डिफरेंस के बीच कोई रिलेशन नहीं है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट चेंज करोगे तो सर काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने कहा सही है, सही कह रहा है तो इसमें कहां दिक्कत है सर। जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट अगर आप लोग चेंज करते हो ना, तो यहां नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स पे इफेक्ट आता है। यस, जब आप इंटेंसिटी ऑफ लाइट चेंज करते हो तो यहां नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स पे इफेक्ट आता है सर, काइनेटिक एनर्जी पे इफेक्ट नहीं आता। बिकॉज इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज करने का मतलब आपने नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ा दिए। तो जब आप फोटोन्स बढ़ा रहे हो तो वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट करेंगे, नंबर जो है वो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे। लेकिन सर काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब सर ये वाला जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है सर। अगला ऑप्शन देखते हैं, काइनेटिक एनर्जी लैम्डा के साथ चेंज नहीं होगी, तो गलत है ना। अगर फ्रीक्वेंसी के साथ चेंज हो रही है, इसका मतलब सर वो वेवलेंथ के साथ भी चेंज होगी। सर ये वाला इनकरेक्ट है। हमसे क्वेश्चन में पूछा था कौन कौन से ग्राफ करेक्ट है, इसका मतलब सर ग्राफ बी एंड ग्राफ सी बोथ आर करेक्ट। ये दो करेक्ट ऑप्शन है इसके।
वन और मोर ऑप्शंस करेक्ट टाइप का क्वेश्चन था, उसमें हमने ये वाले 2 ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट किए हैं सर। ठीक है सर, ये तो बिल्कुल एकदम मक्खन है सर, और समझ में भी हमें एकदम बढ़िया ढंग से आ गया। अब तो सर आप आगे चलो सर, है ना सर, अब आप आगे चल जाओ, अब ना आप अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाओ सर। ओहो, और सर ये जो क्वेश्चन है ये है कॉलम मैचिंग का, कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ मैच करना है। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ये जनरली पूछे जाते हैं, है ना, एडवांस में पूछे जाते हैं। अब यहां पर मैचिंग में अगर आप लोग देखोगे तो वो मैचिंग 1 के साथ भी हो सकती है, 2 के साथ भी हो सकती है, ज्यादा के साथ भी हो सकती है। एक बार के लिए अपना दिमाग लगाइए जैसे इस पे, हाँ लगाओ, देखिए दिमाग इस पे क्या कह रहा है। लिखता है द डी ऑर्बिटल विच हैज 2 एंगुलर नोड्स। डी ऑर्बिटल ऐसा कौन सा है जिसके पास 2 एंगुलर नोड्स हो। अब देखो यार, एंगुलर नोड का जो फॉर्मूला होता है ना, एंगुलर नोड का फॉर्मूला वो क्या होता है जनरली सर, हम लोग ये लिखते हैं एंगुलर नोड, नंबर ऑफ एंगुलर नोड इज इक्वल टू एल के बराबर, है ना। तो एल के बराबर होता है, एल इज एजिमुथल क्वांटम नंबर। और जो हमारा डी होता है, डी है ना, डी सबशेल, डी सबशेल के लिए, डी सबशेल के लिए हमें पता है एल का वैल्यू कितना होता है, 2 होता है। तो डी सबशेल के लिए जो एंगुलर नोड है उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। यस, और हमारे पास डी ऑर्बिटल कौन सा है सर, एक ये भी है और एक ये भी है, डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है बेटा। लेकिन एक कहानी में ट्विस्ट है थोड़ा सा, कहानी में ट्विस्ट ये है कि जो डी जेड स्क्वायर होता है सर, इसके पास कोई नोडल प्लेन प्रेजेंट नहीं होता। इसके पास क्या प्रेजेंट होता है, नोडल कोन प्रेजेंट होता है ना। आप लोगों ने पढ़ा था डी जेड स्क्वायर। ये जो डी जेड स्क्वायर है बेटा, ये कुछ ऐसा होता है, जैसे मान लो ये जेड एक्सिस है, ये इलेक्ट्रॉन जो आपको जेड एक्सिस पे तो मिलेगा ही, साथ साथ ऐसे यहां पर भी मिलेगा, एक्स वाई प्लेन में भी मिलेगा, है ना। ये मान लेते हैं एक्स पे, तो यहां पर भी आपको इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी है। कहां गया मैं, यहां पर भी आपको इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी है। तो अगर मैं नोडल सरफेस की बात करूं या नोडल प्लेन की बात करूं, तो उसकी आपने डेफिनेशन ये पढ़ी है कि वो एक ऐसा प्लेन होता है जो न्यूक्लियस से पास होता है और जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। अब आप इस केस में न्यूक्लियस से कोई सा भी प्लेन पास करवा लीजिए, ऐसा कोई प्लेन हो ही नहीं सकता, जहां आपकी श्रद्धा हो वहां से करवा लीजिए, ऐसा कोई प्लेन हो ही नहीं सकता जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 हो, है ना। साई स्क्वायर का वैल्यू कहीं पर भी 0 नहीं है। इसका मतलब सर इसमें नोडल प्लेन प्रेजेंट नहीं होता। इसमें क्या प्रेजेंट होता है, देखो ऐसा कुछ, ऐसा कोन जैसा दिख रहा है आपको, ऐसा क्या आपको फील आ रही है, ऐसा ऐसा एक कोन बन रहा है जिसमें इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है। ये सरफेस है, ऐसे यहां पर इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ऐसे एक कोन बन रहा है, ऐसे ऐसे इस तरह का, नीचे की तरफ भी। इसको बोला जाता है नोडल कोन, है ना। तो आपका जो डी जेड स्क्वायर होता है, द डी ऑर्बिटल विद द 2 नोडल सरफेसेस फॉर्म कोन्स, है ना। तो नोडल प्लेन प्रेजेंट नहीं है, आपके पास 2 कोन प्रेजेंट है, और वो कोन किसमें होते हैं, डी जेड स्क्वायर में। अब होता ये है कि भाई आप एंगुलर नोड इसमें अगर कंसीडर, इसको एंगुलर नोड कंसीडर करते हो तो पी और क्यू दोनों ऑप्शन होंगे, और नहीं तो बी जो है वो क्यू के साथ मैच करेगा, डी जेड स्क्वायर, है ना। ये थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट था जिसको आपको ध्यान में रखना है। दी ऑर्बिटल विदाउट द एंगुलर नोड, देखो अभी मैंने आपसे कहा एंगुलर नोड का फॉर्मूला होता है एल, और सर जो हमारा एस सबशेल होता है, एस सबशेल के लिए एल का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है सर। और अगर एल का वैल्यू 0 है, इसका मतलब सर इसके पास कोई एंगुलर नोड प्रेजेंट नहीं होंगे, है ना। आसान सा क्वेश्चन है। फिर वो आगे कहता है द ऑर्बिटल विद 3 एंगुलर नोड। अरे 3 एंगुलर नोड, इसका मतलब एल का वैल्यू 3 है, और एल का वैल्यू 3 किसके लिए होता है, एफ सबशेल के लिए होता है। इसका मतलब ये इसके साथ मैच करेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है क्या, दादा बोलना पड़ेगा। क्या ये चीज आपको क्लियर हुई, समझ में आई ये चीज। ये बहुत ही निहायती आसान सा क्वेश्चन था जिसको हम लोगों ने बढ़िया ढंग से सॉल्व कर लिया है। यस, और इसके बाद हम लोग एक आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पढ़िए, देखें इस क्वेश्चन को अच्छे से देखने की कोशिश कीजिए, क्या कहता है और किस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कहता है इन ए कलेक्शन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स ऑल द इलेक्ट्रॉन्स जंप्स फ्रॉम n is equal to 5 to ground level फाइनली, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है ना, मतलब 5 से 0 में आना है, विदाउट एमिटिंग एनी लाइन इन बामर सीरीज, द नंबर ऑफ पॉसिबल डिफरेंट रेडिएशंस इज। अच्छा जी, अच्छा जी, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। क्वेश्चन समझ में आया। इलेक्ट्रॉन जो n इज इक्वल टू 5 में है ना, ये है n इज इक्वल टू 5, तो यहां देख लेते हैं एक बार के लिए n इज इक्वल टू 4,
यहां देखते हैं n इज इक्वल टू 3, यहां देखते हैं n इज इक्वल टू 2, और यहां हो गया आपका n इज इक्वल टू 1। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन को कहां जंप करना है, n इज इक्वल टू 5 से ग्राउंड लेवल में आना है। अब 5 से ग्राउंड लेवल में वो मतलब डायरेक्ट भी आ सकता है, इनडायरेक्ट भी आ सकता है, रास्ते में रुकते रुकते भी आ सकता है, लेकिन इसने कंडीशन लगा दी। इसने कंडीशन क्या लगा दी, विदाउट एमिटिंग एनी लाइन इन बामर सीरीज। बामर सीरीज के अंदर कोई लाइन नहीं आएगी। अब बामर सीरीज की खास बात ये होती है कि उसमें जो n1 का वैल्यू होता है वो 2 होता है, और n2 का वैल्यू 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। तो जो इलेक्ट्रॉन है उसका बामर सीरीज में कोई जंप नहीं है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 2 में नहीं आएगा। आप जब भी नंबर ऑफ लाइंस देखोगे तो आपको ऐसी लाइन को कंसीडर नहीं करनी है जो n इज इक्वल टू 2 में आ रही है कहीं से भी। आप भूल जाओ कि n इज इक्वल टू 2 है, यहां n इज इक्वल टू 2 है ही नहीं, इसको भूल जाओ आप। अब इसके बाद आपको टोटल लाइंस कंसीडर करनी है, तो देखो एक बार के लिए देख लेते हैं। n इज इक्वल टू 5 से एक लाइन आई n इज इक्वल टू 4 में। ठीक है, 5 से एक लाइन आ सकती है n इज इक्वल टू 3 में, और 5 से एक लाइन डायरेक्ट आ सकती है n इज इक्वल टू 1 में। बस 5 के लिए ये वाला ट्रांजिशन पॉसिबल है। बोलो भाई, 5 से 2 तो कंसीडर नहीं करनी, क्योंकि 5 से जो 2 होगा वो बामर सीरीज में आ जाएगा, और क्वेश्चन में बोला है कि बामर सीरीज हमें कंसीडर नहीं करनी है। ठीक है साहब, नहीं करेंगे। ठीक है, अब 4 की बात कर लेते हैं। तो सर देखो 4 से एक तो आएगा 3 में, और एक हो सकता है 3 से डायरेक्ट आ जाए 1 में, है ना, ये हमने कंसीडर नहीं करी है। 4 से 3, 5 से 3 थी, 5 से 1 थी बस, और 5 से 4 थी। ठीक है, फिर उसके बाद 4 से 3 थी, और 3 से 1 थी, ये भी हमने कंसीडर कर ली। ठीक है, और बताओ और कौन सी लाइन बची है? सर एक लाइन बच गई। सर इस 4 से डायरेक्ट 1 में भी तो आ सकते थे आप। सर ये वाली लाइन तो बच गई। आप 4 से 2 नहीं आ रहे, लेकिन 4 से डायरेक्ट 1 में तो आ ही सकते हो सर। अरे लाइमन सीरीज में तो लाइन बन ही सकती है। तो अब देखो 5 के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी थी। 5 से 1 कंसिडर है, 5 से 4 5 से 4 है, 5 से 3 है, और 5 से 1 है। ठीक है, फिर उसके बाद 4 की बात करते हैं। 4 से 3 है, और 4 से 1 है। ठीक है, फिर उसके बाद 3 की बात करते हैं। 3 से 1 ही ऑप्शन बचता है, 3 से 1। तो मेरे हिसाब से यही पॉसिबल लाइंस हैं जो n इज इक्वल टू 5 से ग्राउंड लेवल में आने पे बनेगी, और इस कंडीशन के साथ कि बामर सीरीज में कोई लाइन आपकी नहीं बननी चाहिए, है ना। तो देखो जरा, गिनो जरा ये कितनी हो गई, फटाफट गिनो जरा इनको, कितनी हो गई ये लाइंस। सर ये लाइंस हो गई, देखो एक ये हो गया, 2, 3, एक ये रही सर 4, ये रही सर 5, और एक ये रहा सर 6। सर मेरा आंसर तो 6 है सर। सर 6 लाइंस बनेंगी ऐसी। आप लोग चेक करके बताओ क्या ये जो आंसर है ये सही है या फिर नहीं है। फटाफट चेक करके बताइए, फटाफट चेक करके बताइए क्या ये आंसर सही है क्या, और क्या आपका आंसर भी 6 ही आ रहा है क्या। चेक कर लो, क्या आपका आंसर भी 6 ही आ रहा है क्या, चेक कर लीजिए आप लोग। ठीक है, आगे चल सकते हैं मेरे हिसाब से, आगे बढ़े। हाँ सर बढ़ो सर, आगे बढ़ो, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखता है इन अ सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इलेक्ट्रॉन्स आर डी एक्साइटेड फ्रॉम फोर्थ एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड लेवल, विच इज आर करेक्ट स्टेटमेंट। हाँ भाई साहब, ये लगभग वैसा सा ही क्वेश्चन है, लेकिन अब एक चीज समझिए, यहां लिखा है फोर्थ एक्साइटेड स्टेट। फोर्थ एक्साइटेड स्टेट का मतलब भाई, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है 2, ग्राउंड स्टेट होती है n इज इक्वल टू 1, और अगर मैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात करूं इसका मतलब 2, n इज इक्वल टू 2। सेकंड एक्साइटेड स्टेट मतलब n इज इक्वल टू 3, थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब n इज इक्वल टू 4, और फोर्थ एक्साइटेड स्टेट का मतलब n इज इक्वल टू 5। फोर्थ एक्साइटेड स्टेट का मतलब है n इज इक्वल टू 5। आपका जो इलेक्ट्रॉन है 5 में है, और वो कहां आना चाहता है सर, वो ग्राउंड स्टेट में आना चाहता है। 3, 2, 1, n is equal to 1, n is equal to 2, n is equal to 3, n is equal to 4, n is equal to 5। अब हमसे क्वेश्चन ये पूछा है कि बताओ इनमें से कौन कौन से ऑप्शन सही है, कि कोई लाइन नहीं आएगी फंड सीरीज में, 10 लाइंस आएगी स्पेक्ट्रम में, 4 लाइन आएगी यूवी रीजन में, 3 लाइन आएगी विजिबल रीजन में, 1 लाइन ऑब्जर्व्ड इन ब्रैकेट सीरीज। तो हम एक काम करते हैं, हम ये बना लेते हैं टोटल कितनी लाइंस है, लाइमन में कितनी है, बामर में कितनी है, पाश्चन, ब्रैकेट, फंड, हम्फ्री, सब में बना लेते हैं लाइंस कितनी कितनी है। देखो लाइमन सीरीज का मतलब हो गया कि 5 से 1 में आना चाहिए इलेक्ट्रॉन, है ना, 5 से 1, ठीक है, 4 से 1, 3 से 1, और 2 से 1। लो जी, ये होगी हमारी लाइमन सीरीज। ये लाइमन सीरीज की लाइन है, और लाइमन सीरीज की लाइन है इसका मतलब ये यूवी रीजन में प्रेजेंट होती है। यस, मेरे हिसाब से इसमें किसी को दर्द हो ही नहीं सकता। पाश्चन सीरीज की लाइंस का मतलब है इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से n इज इक्वल टू 2 में आ रहा है। लो जी, ये रही हमारी पाश्चन सीरीज। लाइमन, बामर, सॉरी पाश्चन नहीं, लाइमन के बाद बामर आती है। सर ये है हमारी बामर सीरीज,
और बामर सीरीज का मतलब ये जो सीरीज की लाइन है सर ये विजिबल रीजन में प्रेजेंट है ना, मानते हो ना आप लोग ये चीज। लाइमन बामर, फिर आता है पाश्चन। पाश्चन का मतलब है सर इलेक्ट्रॉन जो एक्साइटेड स्टेट से n इज इक्वल टू 3 में आ रहा है। लो जी, ये रही हमारी पाश्चन सीरीज। और सर जो पाश्चन सीरीज होती है वो इंफ्रारेड में होती है, IR रीजन में प्रेजेंट होती है। ठीक है साहब, ये भी हो गया। लाइमन बामर पाश्चन ब्रैकेट, ब्रैकेट का मतलब है सर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से n इज इक्वल टू 4 में आ रहा है। दिस इज माई ब्रैकेट सीरीज। और सर ये जो ब्रैकेट सीरीज है ये भी इंफ्रारेड इसमें होती है। बस यही लाइंस हैं सर जो टोटल लाइंस यहां पर बन सकती है। सबसे पहला ये क्वेश्चन कहता है नो लाइंस ऑब्जर्व्ड इन फंड सीरीज। बिल्कुल सही बात है। अरे बेटा लाइमन बामर पाश्चन ब्रैकेट फंड, फंड का मतलब तो ये होता इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 6 से लोअर स्टेट में आता। और सर हमारे पास कह रहा है कि जो क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट है, n इज इक्वल टू 5 में, 6 में तो है ही नहीं। तो सर इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है सर ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। कोई लाइन फंड सीरीज में नहीं होगी। टोटल 10 लाइंस ऑब्जर्व्ड इन स्पेक्ट्रम, टोटल 10 लाइन बन रही है। जोड़ना पड़ेगा सर, ये तो ऐड करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बिल्कुल सही है सर। सर टोटल 10 लाइन बन रही है। आप लोग चाहो तो खुद से चेक कर सकते हो, बनाई हुई आपके सामने। मतलब हिट एंड ट्रायल करके ही ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा, डायरेक्ट फॉर्मुला नहीं लगा सकते आप। 4 लाइंस इन यूवी रीजन, 4 लाइंस इन यूवी रीजन। यूवी रीजन का मतलब समझते हो, लाइमन सीरीज है ना। यूवी रीजन मतलब लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज में 4 लाइन है, बिल्कुल है सर। एंड 3 लाइंस इन विजिबल रीजन ऑब्जर्व्ड। विजिबल रीजन का मतलब हो गया बामर में ना, बामर में 3 लाइन कह रहा है सर, बिल्कुल ये देखो बामर सीरीज में 3 लाइंस है। क्या गजब क्वेश्चन है सर, पूरा एकदम कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो गया है ना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है सर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1 लाइन ऑब्जर्व्ड इन ब्रैकेट सीरीज है ना, ब्रैकेट सीरीज में 1 लाइन है। लो देखो ये रही 1 लाइन, ब्रैकेट सीरीज में 1 लाइन है सर। चारों ऑप्शन ही करेक्ट है इसके, तो A B C और D। बोलिए बेटा, जवाब देना पड़ेगा आपको। आपको हाँ या ना में बोलना पड़ेगा। अरे मुन्ना, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, हो गया ये वाला क्वेश्चन। चलिए सर आगे चलते हैं फिर और कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ये क्वेश्चन जो है बेटा ये भी 1 और मोर ऑप्शंस करेक्ट टाइप वाला ही है। हाँ जी ये क्वेश्चन भी 1 और मोर ऑप्शंस करेक्ट टाइप का ही है। देखिए पढ़िए जरा क्वेश्चन क्या कहता है। लिखता है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द 3p ऑर्बिटल, है ना। पहला स्टेटमेंट लिखता है टोटल नंबर ऑफ नोड्स आर 2, है ना। देखो नोड्स पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक्चुअली। 3p की अगर मैं बात करूं तो इसके लिए n का वैल्यू तो है 3 और एजिमुथल क्वांटम नंबर p के लिए l का वैल्यू हो गया 1। सर हमारा जो टोटल नोड्स का फॉर्मूला बनता है ना सर, टोटल नोड्स का फॉर्मूला बनता है n-1। यस, और n का वैल्यू है 3-1। इसका मतलब इसके पास 2 टोटल नोड्स हैं और यही कह रहा है, ए ऑप्शन में भी यही कह रहा है कि 2 टोटल नोड है। नंबर ऑफ मैक्सिमा, अच्छा ये इसको थोड़ा रुकते हैं इस क्वेश्चन को करने में। क्वांटम नंबर n l m फॉर n ऑर्बिटल में बी 3 1 -1 रिस्पेक्टिवली। अच्छा सर n का वैल्यू तो 3 है, बिल्कुल सही बात है। n का वैल्यू 3 है, l का वैल्यू 1 है, और अगर l का वैल्यू 1 है बेटा जी तो इसका मतलब m का वैल्यू -1 0 +1 हो सकता है, हो सकता है ना। यहां कह रहा है -1 है, -1 इसका मतलब सर ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में हैव अ पॉजिटिव वैल्यू। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू -1 0 +1 हो सकता है सर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है सर, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है सर, कोई परेशानी नहीं है सर। ऑप्शन नंबर डी एकदम बढ़िया सही तरीके से करेक्ट है, नो इश्यूज। तो सर ऑप्शन बच गया बी। कहता है नंबर ऑफ मैक्सिमा इन द कर्व 4πr² वर्सेस r साई स्क्वायर, बेटा 4πr² साई स्क्वायर वर्सेस r2। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, इसकी बात हो रही है बेटा ये, है ना। और इसमें थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं कैसे क्वेश्चंस हम लोगों को करने होते हैं। यस, 4πr² साई स्क्वायर और यहां पर डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस ये होता है r। सबसे पहली चीज तो ये होती है कि ये जितने भी ग्राफ्स होते हैं सर, ये वाले ग्राफ्स यहां से स्टार्ट होते हैं। अब आप में से कोई बोलेगा सर यहां से क्यों स्टार्ट होते हैं, कोई भी ग्राफ हो, बोले कोई भी ग्राफ हो, ये वाला ग्राफ यहीं से स्टार्ट होगा।
आप बोलोगे सर क्यों स्टार्ट होगा? मैंने कहा, अबे सुन, इस वाले पॉइंट पे आर का वैल्यू कितना है? डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस इज 0। अगर इस वाले पॉइंट पे आर 0 है तो 4πr² साई स्क्वायर का वैल्यू भी कितना हो गया? 0 हो गया। इस वजह से सबसे पहली चीज तो ये ध्यान रखिए कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जितने भी होते हैं वो सारे के सारे यहीं से स्टार्ट होते हैं ना, समझा? ठीक है सर। अब हमें गिनना होता है नंबर ऑफ रेडियल नोड्स। हमें क्या गिनना होता है? नंबर ऑफ रेडियल नोड्स। सर फॉर्मूला हमारे सामने है n-l-1। अगर मान लो मैं 1s की बात करूं, आप सोच के देखो, 1s ऑर्बिटल के पास कितने रेडियल नोड्स हैं? n का वैल्यू 1, l 0 -1, 0 रेडियल नोड है। सर इसके पास कोई रेडियल नोड नहीं है, इसका मतलब ग्राफ यहां से स्टार्ट करो और खत्म कर दो। दिस इज योर 1s। कोई नोड है ही नहीं, सिर्फ एक है यहां पर, ये r की वैल्यू 0 है तो यहां से स्टार्ट करना है। कोई नोड नहीं है, मतलब 4πr² साई स्क्वायर का वैल्यू वापस 0 हुआ ही नहीं। वहीं पर सोचो, अगर मान लो मैं तुमसे कहूं 2s के पास कितने रेडियल नोड्स हैं? n-l-1, एक रेडियल नोड है। एक रेडियल नोड होने का मतलब तुम समझते हो क्या मुन्ना? ग्राफ स्टार्ट होगा, एक बार 0 बनेगा, दूसरी बार ऐसे जाएगा। ये रहा तुम्हारा रेडियल नोड। कितने मैक्सिमा आए? रेडियल नोड 0 था तो 1s में एक मैक्सिमा आया। रेडियल नोड एक था तो 2 मैक्सिमा आए। अगर मैं तुमसे पूछूं 3p, ये जो क्वेश्चन कह रहा है 3py, इसके लिए n का वैल्यू 3 है, l का वैल्यू 1 है, तो मुझे एक बात बता दो, इसके पास कितने रेडियल नोड्स हैं? सर रेडियल नोड है n-l-1, 3 - 1 - 1, एक रेडियल। हाँ, एक रेडियल नोड, बिल्कुल सही है। और अगर एक रेडियल नोड है तो मैक्सिमा कितने बनेंगे? देखो, एक रेडियल नोड ये रहा है ना, 2s का रेडियल नोड था ना ये, मैक्सिमा एक ये रहा, 2 ये रहा, 2 मैक्सिमा है सर। मतलब जितने रेडियल नोड होंगे उससे एक ज्यादा मैक्सिमा बनेगा। तो एक रेडियल नोड है तो 2 मैक्सिमा। नंबर ऑफ मैक्सिमा इन द कर्व ऑफ 4πr² साई स्क्वायर वर्सेस RR2। इसका मतलब सर ये वाला ऑप्शन भी बिल्कुल सही है सर, और सही है तो इस वाले केस में भी ABCD ये 4 ऑप्शंस करेक्ट हैं। कोई परेशानी, कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती। बताइए, क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? क्लियर? अरे हुआ क्या मुन्ना? कोई बोल नहीं रहा है यार, बताओ। अरे भाई मैं किसको पढ़ा रहा हूं भाई, कोई बोल ही नहीं रहा है। हाँ आगे चलिए, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आप चूज कीजिए। फॉर अ पर्टिकुलर ऑर्बिटल इन हाइड्रोजन एटम द वेव फंक्शन में हैव द नेगेटिव वैल्यूज। इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट है ना, ध्यान रखना। इनकरेक्ट पूछा तुमसे, इसमें भी 1 और मोर ऑप्शंस करेक्ट। वन और मोर ऑप्शंस करेक्ट टाइप का है। फॉर ए पर्टिकुलर ऑर्बिटल इन हाइड्रोजन एटम द वेव फंक्शन, वेव फंक्शन मतलब साई का वैल्यू, और कह रहा मे हैव नेगेटिव वैल्यू। क्यों नहीं हो सकती है ना, साई का वैल्यू तो नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है सर। ये तो ऑप्शन बिल्कुल सही है। रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में हैव 0 वैल्यूज बट कैन नेवर हैव नेगेटिव वैल्यूज। सर फॉर रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का मतलब मैंने आपको समझा दिया, 4πr² साई स्क्वायर वर्सेस r। इसके बीच आप लोग एक ग्राफ बनाना चाहते हो तो आप खुद समझदार हो। r का मिनिमम वैल्यू 0 हो सकता है, मतलब r यहां 0 होगी। r 0 होते ही जो पूरा रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है सर ये 0 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। नेगेटिव तो होने का सवाल ही नहीं है ना भाई। नेगेटिव होगा कैसे? 4 नेगेटिव नहीं होता, पाई नेगेटिव नहीं होता, आर में जो भी आएगा हमेशा पॉजिटिव आएगा क्योंकि स्क्वायर है, साई में जो भी आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा क्योंकि स्क्वायर है। तो सर नेगेटिव होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बोलिए। अरे बोलो। इसका मतलब सर ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है सर, इनकरेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, करेक्ट स्टेटमेंट है। 3d(x²-y² ऑर्बिटल एट 2 एंगुलर नोड एंड 1 रेडियल नोड। देख लेते हैं एक बार। एंगुलर नोड जो होता है, एंगुलर नोड होता है L, और इसका d ऑर्बिटल है बेटा, d में L की वैल्यू 2 होती है, इसका मतलब बिल्कुल सही है। और सर रेडियल नोड का फॉर्मूला भी होता है n-l-1। सर इसका n का वैल्यू 3 है, d का वैल्यू 2 है -1, इसका मतलब इसके पास 0 रेडियल नोड है। क्वेश्चन में कहता है 1 रेडियल नोड है, इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है सर, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सरासर गलत है सर, हटा दो सर इसको। यस
वेरी गुड। आगे चलते हैं अगले अगले ऑप्शन की तरफ। YZ एंड XZ प्लेन्स आर नोडल प्लेन्स फॉर DXY ऑर्बिटल। अरे मुन्ना ये DXY ऑर्बिटल होता कैसे है? ये मान ले तेरा x एक्सिस है और ये मान ले तेरा y एक्सिस है, तो DXY ऑर्बिटल होगा कैसे? इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी x और y एक्सिस के बीच में होगी। यहां पर इलेक्ट्रॉन आपको मिलेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी यहां होगी। लेकिन हमसे प्लेन पूछा है सर, नोडल प्लेन मतलब देखो एक ऐसा प्लेन जो न्यूक्लियस से पास हो और जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी जीरो हो। ये वाला प्लेन यहां से पास हो रहा है, ऐसा वाला प्लेन। तो ये प्लेन कौन सा है बोलो? सर ये z एक्सिस और ये है y, तो सर ये YZ प्लेन है। सर इसमें एक और प्लेन है जिसको आप भूल रहे हो। मैंने कहा कौन से में? बोलता है सर ये वाला प्लेन देखो ना जो यहां से पास हो रहा है, ये वाला प्लेन, ये यहां से पास हो रहा है, ऐसे ऐसे काटो इसको। तो सर ये वाले प्लेन में भी कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होगा। और सर ये वाला इलेक्ट्रॉन कौन सा है? XZ प्लेन। ये वाला प्लेन कौन सा है? XZ प्लेन प्रेजेंट है। बोली यहां कह रहा है YZ एंड XZ प्लेन्स आर नोडल प्लेन फॉर, मतलब ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। लेकिन सर इस क्वेश्चन में हमसे सही स्टेटमेंट नहीं पूछा था, हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा था। और इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है? बोलो 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 बोलो। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए फिर आगे चला जाए और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। हाँ जी, अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा, आपके सामने। आपके सामने पढ़ो जरा क्वेश्चन क्या कहता है। सर बहुत ही लंबा चौड़ा सा क्वेश्चन दे रखा है और बहुत ही गंदा सा एक्सप्रेशन दे रखा है सर। पता नहीं इसमें करना क्या है सर। पहली चीज तो यही नहीं समझ में आ रही कि इसको शुरुआत कहां से करें, कहां से स्टार्ट करें। हमारे पास सीधी सीधी से एक श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन दे रखी है हाइड्रोजन एटम के लिए। 1/16 √4 Z/A0 सिग्मा -1 सिग्मा माइनस सिग्मा स्क्वायर -8 सिग्मा +12 e⁻⁻²। where A0 and Z are the constant in which answer can be expressed and sigma is equal to 2ZR/A0. 2ZR/A0 minimum and maximum position of radial node from nucleus are this one and this one respectively. देखो जरा, देखिए जनाब, देखो सीधी सी बात ये कह रहा है आपको साई का फंक्शन दे रखा है ना, साई वेव फंक्शन है, उसका एक्सप्रेशन दे रखा है और बात किसकी कर रहा है? रेडियल नोड की। अब तो मुझे खुद एक बात बता, अगर वो नोड की बात कर रहा है, नोड का मतलब क्या होता है? क्या साई स्क्वायर का वैल्यू जीरो होता है क्या नोड का वैल्यू? नोड का मतलब भी यही होता है सर, नोड एक ऐसी जगह होती है जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी जीरो होती है। सर वहां इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता, इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा मतलब साई स्क्वायर का वैल्यू जीरो होगा। तेरे सामने ये साई है, अगर इसका तुमने स्क्वायर कर दिया और उसको जीरो कर दिया तो जीरो कब हो सकता है? क्या ये वाली वैल्यू कभी जीरो हो सकती है? नहीं। क्या ये वाली वैल्यू कभी जीरो हो सकती है? नहीं। तो वह जीरो क्या हो सकता है? ये जीरो हो सकता है। ये जो एक्सप्रेशन है यहां से लेके यहां तक ये जीरो हो सकता है। सर इस एक्सप्रेशन में भी दो एक्सप्रेशन है सर। पहला एक्सप्रेशन है सिग्मा -1 इज इक्वल टू जीरो। सिग्मा -1 का वैल्यू जीरो हो जाए, बात मान रहे हो? अगर सिग्मा -1 का वैल्यू जीरो हो गया इसका मतलब सिग्मा का वैल्यू 1 हो गया। भाई यहां से यही तो पता लग रहा है, अगर सिग्मा -1 जीरो हो जाए तो ये साई स्क्वायर का वैल्यू जीरो हो सकता है, ये वैल्यू जीरो हो जाए तब भी साई स्क्वायर का वैल्यू जीरो हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है मैंने सिग्मा इज इक्वल टू 1 कर दिया और सिग्मा का एक्सप्रेशन जो है वो आपके सामने लिखा है 2ZR/A0। तो यहां से इज इक्वल टू 1, तो R का वैल्यू कितना हो गया? A0/2Z। इस डिस्टेंस पे R क्या थी? डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस। इस डिस्टेंस पे आपको सबसे पहला नोड मिलेगा, एक नोड मिलेगा। ये पहला है कि दूसरा है वो हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि A0/2Z पे आपको एक नोड मिलने वाला है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या आपको? A0/2Z पे एक नोड मिलने वाला है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? लेकिन सर एट द सेम टाइम साई स्क्वायर का वैल्यू तब भी जीरो हो सकता है जब सिग्मा स्क्वायर -8 सिग्मा +12 इसका वैल्यू जीरो। क्या हो सकता है कि नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। तो इसके तो आपको फैक्टर करने पड़ेंगे, है ना। ये क्या हो जाएगा देखो, यही हो रहा है क्या? सिग्मा जो है सर वो कॉमन आ जाएगा, सिग्मा -4 माइनस
4 दूनी 8, अबे 4 3 12, अबे 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 करना। तो यहां से तूने सिग्मा सिग्मा -6 माइनस सिग्मा लिया, है ना, है ना, है ना, है ना, है ना। एक बार फैक्टर करो जरा इसके। जल्दी से करके बताओ क्या मिल रहा है। सिग्मा स्क्वायर -8 सिग्मा +2, फटाफट करके बताओ जरा। 6 और 2 कर सकते हो क्या, बोलो। यस। अरे भाई 6 दूनी 12 ना, -6 सिग्मा -2 सिग्मा +12 इज इक्वल टू 0। क्या दिक्कत है सर, सिग्मा कॉमन लिया, सिग्मा -6, यहां से 2 को कॉमन लो, सिग्मा -6 इज इक्वल टू 0। यस, तो ये बन गया सर सिग्मा -2 इंटू सिग्मा -6 इज इक्वल टू 0। अब ये दो पॉसिबिलिटी बन जाएगी, सिग्मा इज इक्वल टू 2 और सिग्मा इज इक्वल टू 6। बोलो, सिग्मा इज इक्वल टू 2 एंड सिग्मा इज इक्वल टू 6। अब सिग्मा का वैल्यू हमारे पास है 2ZR/A0, इसका वैल्यू 2, तो 2 से टूट गया, इसका मतलब R का वैल्यू कितना आ रहा है, A0/Z, A0/Z। और वैसे ही जो दूसरा वैल्यू है सर वो है सिग्मा इज इक्वल टू 6, 2ZR/A0 इज इक्वल टू 6, तो ये 3 आ गया, R का वैल्यू 3A0/Z। R की 3 वैल्यूज आपके सामने हैं। आप मुझे बताइए इसमें से मिनिमम कौन सी है और मैक्सिमम कौन सी है। सर मिनिमम वैल्यू है A0/2Z, A0/2Z, A0/Z और 3A0/Z, तो सर मिनिमम वैल्यू है A0/Z। और सर मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, मैक्सिमम वैल्यू है 3A0/Z। इसका मतलब मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस A0/2Z एंड 3A0/Z होगा। और सर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, इसमें किसी को कोई दो राय नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से होगा भी नहीं। बोलिए। यस, सबको क्लियर हो ही गया होगा मेरे हिसाब से वो तो। डन है, आगे चल सकते हैं फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, लिखता है P इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द वनस इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम इन अ स्फेरिकल शेल ऑफ इनफाइनाइटली स्मॉल थिकनेस dr एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द न्यूक्लियस, द वॉल्यूम ऑफ द शेल इज 4πr² dr, द क्वालिटेटिव स्केच ऑफ द डिपेंडेंस ऑफ P ऑन rs। मतलब हमसे ये रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की बात कर रहा है, खत्म कहानी। और इसका कॉन्सेप्ट मैं भी आपको बता चुका हूं, बार बार बताने की जरूरत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए आपको। इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूं, बार बार बताने की जरूरत नहीं होनी ही चाहिए। यस, क्या इसका कॉन्सेप्ट है, क्या कॉन्सेप्ट है इसका। अरे सर अभी बताया था ना आपने, अगर मान लो किसी, पहली चीज तो ये जो ग्राफ होगा वो कहां से स्टार्ट होगा, वो स्टार्ट होगा सर r इज इक्वल टू 0 से। यस, तो ये वाला ऑप्शन तो वैसे ही उड़ गया, ये वाला ऑप्शन तो वैसे ही उड़ गया। ग्राफ सारा का सारा कहां से स्टार्ट होगा, अभी बताया था ना, यहां से स्टार्ट होगा। ये दो ऑप्शन तो वैसे ही उड़ गए। अब नेक्स्ट फिर हमें देखना है रेडियल नोड। अब कौन से की बात कर रहा है ये, किसके लिए, वनस के लिए देख रहा है क्या, हाँ वनस। अब वनस में तो मुझे एक बात बताओ, n इज इक्वल टू 1, l इज इक्वल टू 0, रेडियल नोड का फॉर्मूला n माइनस l माइनस 1, 1 माइनस 0 माइनस 1, इसके पास कोई रेडियल नोड नहीं। अगर कोई रेडियल नोड नहीं है इसका मतलब साई स्क्वायर का वैल्यू वापस 0 नहीं होगा ना, ये हल्का सा ऊपर उठा हुआ रहेगा यहां तक। इस तरह का तो शेप ही नहीं बनता, एक ही ऑप्शन बचता था, ऑप्शन नंबर डी, है ना। और ये जो क्वेश्चन है ना, मैं आपको तो ये क्वेश्चन शायद मेरे हिसाब से जे एडवांस में पूछा गया भी है ना, ये पहले पूछा भी जा चुका है। यस, ये पूछा भी जा चुका है। डन है, बहुत ही बढ़िया साहब, है ना। यस, तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बेटा, है ना। ये वाला जो रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। यस, और ये क्वेश्चन एक कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड टाइप का क्वेश्चन है ना। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब आप लोग मेरे हिसाब से समझते ही हो कि पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन होगा और जिसमें कुछ थ्योरी लिखी होगी
और उसके बेसिस पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं और आपको उन क्वेश्चंस का सही जवाब देना होता है ना। तो ये कॉम्प्रिहेंशन होता है ना। और वो तुम भाई मतलब एडवांस के लिए तैयारी कर रहे हो तो मेरे हिसाब से पहले से पता ही है तुम्हें क्या है कॉम्प्रिहेंशन और क्या नहीं। यस आओ जी। तो तुम्हें लग रहा होगा सर ये चेंज कैसे हो गया, आप ये चश्मा कहाँ गया आपका, शक्ल भी थोड़ी चेंज सी लग रही है ना। तो दादा ये दो अलग अलग दिन रिकॉर्ड हो रही है दोनों चीजें, है ना। तो इस वजह से थोड़ी शक्ल भी चेंज हुई होगी, लाइटिंग भी चेंज लग रही होगी, आपको माहौल थोड़ा सा अलग सा लग रहा होगा। ठीक है। हाँ तो देखो क्वेश्चन क्या कहता है, लिखता है द लेटर्स एन एल एम एंड एम proposed by बोर समरफील्ड एंड जीमन respectively for the quantization of angular momentum in classical physics were later on obtained as the result of solution of Schrödinger wave equation based on the quantum mechanics। कोई मतलब नहीं है, समझ गए ना तुम। ये सिर्फ फालतू तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। और इसका जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो क्वेश्चंस में कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं होगा इस लैंग्वेज का, कम से कम जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ी है ना। तो चलो ठीक है सर आगे बढ़ते हैं, फिर क्यों क्यों पढ़ा रहे हो इसको। कहता है द टर्म एन एल एम, अच्छा ये काम किया सर, ये तो देखी देखी लग रही है। were named as principal quantum number, azimuthal quantum number and magnetic quantum number respectively। ठीक बात है। The fourth quantum number, spin quantum number, was given by Uhlenbeck on the basis of two spins of electrons। The first two quantum numbers also decides the nodes of an orbital। ठीक बात। ये कहानी आप अगर इस कहानी को पढ़ोगे ना तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि इस कहानी में कुछ अलग चीज लिखी हुई है, नहीं, इस कहानी में सारी वो चीज लिखी हुई जो आपको पहले से पता है। यस आप लोगों ने क्वांटम नंबर्स पढ़ी है, हम लोग कहते हैं कि क्वांटम नंबर्स जो होती हैं वो चार क्वांटम नंबर्स हम लोगों ने बोली, उनमें से जो 3 क्वांटम नंबर्स होती हैं वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन मिलती है एन एल एंड एम। जो चौथा क्वांटम नंबर है स्पिन क्वांटम नंबर, उसको अलग से डिफाइन किया गया था, है ना। अब एन जो है वो किसको बताती थी, शेल को बताती थी साहब। एल जो है वो सब शेल को बताती थी, शेप ऑफ ऑर्बिटल। फिर उसके बाद नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को बताती मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और फिर उसके बाद जो हमारी स्पिन क्वांटम नंबर होती थी सर, वो इलेक्ट्रॉन के स्पिन के बारे में बताती थी, है ना। ये हम लोगों ने डिसाइड, ये हम लोगों ने पढ़ रखा है। लेकिन ये जो चीज है ये बस एक माहौल बनाने के लिए है, थोड़ा आप लोग पढ़ें, थोड़ा कंफ्यूज हो, थोड़ा आपका टाइम लगे, है ना। जब आप इस पे क्वेश्चंस करते हो तो हो सकता है कई बार क्वेश्चंस ऐसे हो, हाँ कई बार इस पैराग्राफ में से ही इंफॉर्मेशन गिवन होती है और उसी को इंफॉर्मेशन को काम में लेते हुए हमें क्वेश्चंस करने होते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि और कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं होती, हमारे पास सीधा सा ये क्वेश्चन की लैंग्वेज होती है और क्वेश्चन की लैंग्वेज से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, है ना। तो आओ देखें यहां पर किस किस टाइप के क्वेश्चंस बन रहे हैं। यस यहां पर किस किस टाइप के क्वेश्चंस बन रहे हैं एक बार के लिए हम लोग देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है वो आप लोगों की स्क्रीन पर है, एक बार फटाफट से देखो जरा, है ना। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, यस क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, एक बार देखियो जरा। तो क्या कह रहा है, कहता है द न्यूमेरिकल वैल्यू, है ना, साई 430 डिनोट्स। अब बात आपको ये समझना है कि ये जो एक्सप्रेशन है वो किस चीज का एक्सप्रेशन दे रखा है। देखो वेव फंक्शन, साई सारी दुनिया जानती है, वेव फंक्शन एक किसी पर्टिकुलर ऑर्बिटल के बारे में बात कर रहा होगा। इनमें ये जो पहला होता है सर, ये नंबर होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अज़ीमुथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और जैसे आपको ये बताया, निपट गया, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। फिर तो बोलो भाई जो 4 है, 4 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिखा रहा है, इसका मतलब कौन से शेल के बारे में बात हो रही है, फोर्थ शेल के बारे में। ठीक है सर, फोर्थ शेल की बात हो रही है। और सर ये जो एल का वैल्यू 3 है, दादा एक बात बताओ, एल इज इक्वल टू 0 होता था, एल इज इक्वल टू 1, एल इज इक्वल टू 2 एंड एल इज इक्वल टू 3। सर 0 किसके लिए होता था, एस के लिए, 1 होता था पी के लिए, 2 होता था डी के लिए एंड 3 होता था एफ सब शेल के लिए। इसका मतलब सर ये किसकी बात कर रहा है, सर ये 4f की बात कर रहा है। और 4f कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो आपने चीज करी है, क्या इसमें इधर जो आपने पैराग्राफ पढ़ा था, इतना सब कुछ, ये जो लंबी चौड़ी कहानी लिखी थी, क्या इसका कोई रोल है, क्या इसका कोई बहुत ज्यादा काम आ रहा है क्या ये, नहीं तुम खुद बता दो। नहीं आ रहा ना, तो बस यही मैं कह रहा था आपसे, कई बार नहीं काम में आता, कई बार काम में आता भी है। कहां काम में आता भी थोड़ी देर में हम लोग बात करेंगे ना, वो भी करवाऊंगा आपको काम में आने वाली चीज भी। आओ जी क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कहता है द एंगुलर मोमेंटम ऑफ 3p ऑर्बिटल्स इन टर्म्स ऑफ एच कैप, एच कट, है ना, एच कट बोल दो इसको। इसके टर्म में आप लोग बताइए एंगुलर मोमेंटम 3p ऑर्बिटल का कितना होता है। अब देखिए सीधा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है जिसमें आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूला आपको पता है, सीधा आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, है ना। और मेरे हिसाब से आप लोग जानते ही हो फॉर्मूला क्या होता है कि साहब ये जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है सर, इसका फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है √L × L+1 और h/2π, है ना, ये वाला फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है। अभी हम लोगों ने बात करी कि ये जो p सबशेल है ना, p के लिए जो l का वैल्यू होता है वो कितना होता है, 1 होता है सर।
और यहां क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो h अपॉन 2 पाई है इसको क्या कह दो आप, h कट कह दो। तो सर हमें क्या दिक्कत है, हम तो कह देंगे अंडर रूट एल का वैल्यू 1 है, 1 + 1 ये हो गया, और इसको आप कह दो h कट। तो सर ये कितना हो गया सर, 1 और 1 2, तो अंडर रूट 2 h कट, खत्म कहानी। क्या ऐसा है किसी ऑप्शन में? सर ऐसा दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है सर, ऐसा ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। बताओ ना यार, कोई दिक्कत है क्या, कोई परेशानी है? नहीं है सर, ये लेकिन ये फॉर्मूला पता होना जरूरी है ना, अगर ये फॉर्मूला नहीं पता तो फिर कहानी गड़बड़ हो जाएगी। आइए, ये सारे कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन चल रहे हैं, वो जो आपने कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा है, जो पैराग्राफ पढ़ा है, उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चंस है ना, उसी के क्वेश्चंस हैं ये वाले। आओ देखो क्या कहता है, लिखता है नंबर ऑफ रेडियल एंड एंगुलर नोड्स इन 3p ऑर्बिटल रिस्पेक्टिवली आर। हालांकि हम लोगों ने एंगुलर नोड, रेडियल नोड पे खूब सारे क्वेश्चंस किए हैं, और मेरे हिसाब से अब तक तो आपको फॉर्मूले याद हो ही गए होंगे। सबसे पहले अगर मैं तुमसे पूछूं कि नंबर ऑफ रेडियल नोड का फॉर्मूला क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए, नंबर ऑफ रेडियल नोड्स का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ रेडियल नोड्स का फॉर्मूला क्या होता है? सर इसका फॉर्मूला होता है n - l - 1। बोलिए। हाँ, इसका फॉर्मूला क्या होता है? n - l - 1। यस, यही फॉर्मूला होता है, बिल्कुल होता है साहब। अब क्योंकि यहां 3p लिखा है, 3p इसका मतलब ये हो गया दादा, 3p का मतलब ये हो गया कि सर n का वैल्यू 3 है, बोलो यस, और l का वैल्यू कितना है? 1 है सर। इसका मतलब 3 - 1 - 1 सर कितना हो गया सर? एंगुलर नोड कितना आएगा? 1 आएगा, सॉरी रेडियल नोड कितना आएगा? 1 आएगा सर। और वैसे ही अगर तुमसे कोई पूछे नंबर ऑफ एंगुलर नोड का फॉर्मूला क्या लिखोगे? अरे सर नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स, सर इसका फॉर्मूला होता है L, है ना, एजिमुथल क्वांटम नंबर L के बराबर होता है। और सर 3p, p का मतलब L का वैल्यू 1 हो जाएगी सर। तो 1 और 1, 1 और 1 कौन से ऑप्शन में है सर? ऑप्शन नंबर ए में है सर। बताओ, हो गया ना? ठीक है सर, सीधा सीधा सा क्वेश्चन था, इसमें कोई बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन तो था ही नहीं सर। आइए उसी कॉम्प्रिहेंशन पे बेस्ड एक और क्वेश्चन करते हैं, पढ़िए जरा, ये क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच स्टेटमेंट अबाउट एनर्जी लेवल इन हाइड्रोजन एटम इज करेक्ट? विच स्टेटमेंट अबाउट एनर्जी लेवल इन हाइड्रोजन एटम इज करेक्ट? देखो, हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन का मेरे हिसाब से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सारे लोग जानते हो, 1s1 होता है ना, इसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। और आप लोगों को याद होना चाहिए, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होते हैं, बताया था आपको, जो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होते हैं, उन सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए जो एनर्जी का वैल्यू होता है ना, एनर्जी लेवल जो है, उसकी एनर्जी जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करती है। क्या ये चीज आपको पता है? फटाफट बताओ, क्या ये चीज आपको पता है कि सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए जो एनर्जी है वो किस पे डिपेंड करती है? सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू पे डिपेंड करती है। लेकिन वहीं पर अगर मान लो आपका मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होता है ना, जहां पर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए जो एनर्जी का वैल्यू है सर, वो एन की वैल्यू पे भी डिपेंड करता है और एल की वैल्यू पे भी डिपेंड करता है। एजीमुथल क्वांटम नंबर एंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दोनों पे डिपेंड करता है। क्लियर है? यस बिल्कुल सर। तो अब देखो, कहता है विच स्टेटमेंट अबाउट एनर्जी लेवल इन हाइड्रोजन एटम इज करेक्ट? तो हमने कहा सर हाइड्रोजन एटम सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसी है, ओनली एन एंड एल डिसाइड द एनर्जी लेवल। ये तो बिल्कुल सरासर गलत बात है। ओनली एल डिसाइड्स द एनर्जी लेवल, ये भी बिल्कुल गलत बात है। ओनली एन डिसाइड्स द एनर्जी लेवल, बिल्कुल सही बात है। एन एंड एल, ये तो गलत है, इसको उड़ा दो। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए ओनली एन का जो वैल्यू होता है, इट डिसाइड्स की एनर्जी क्या होने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? लिखता है द क्वांटम नंबर्स ऑफ प्लस हाफ एंड माइनस हाफ फॉर द इलेक्ट्रॉन स्पिन रिप्रेजेंट, है ना, प्लस हाफ और माइनस हाफ किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रिस्पेक्टिवली। तुम खुद मुझे एक बात बताओ, क्या ये जो स्पिन है प्लस और माइनस, ये ऐसा होता है क्या कि क्लॉकवाइज के लिए प्लस हाफ होता है और एंटी क्लॉकवाइज के लिए माइनस हाफ होता है? ऐसा होता है क्या? यस यस बताओ देखें, क्या ऐसा होता है क्या कि ये फिक्स होता है, प्लस हाफ इसके लिए होगा, माइनस हाफ इसके लिए होगा, है ना? मेरे हिसाब से ये चीज आपको पता होगी कि सर ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं होता। 1 मिनट रुकना बेटा, 1 मिनट, ठीक है। हम्म, क्या ऐसा होता है क्या? तुम खुद बताओ कि प्लस हाफ इसके लिए, माइनस हाफ इसके लिए।
नहीं ना, नहीं होता सर, है ना। अगर आप क्लॉकवाइज को प्लस हाफ मानते हो तो एंटी क्लॉकवाइज को माइनस हाफ मानोगे। आपने अगर क्लॉकवाइज को माइनस हाफ मान लिया तो आप एंटी क्लॉकवाइज को प्लस हाफ बोलोगे, है ना। तो लिखता है रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रिस्पेक्टिवली। नहीं सर, ये ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है कि इसके लिए ये होगा और इसके लिए ये होगा, ये तो सर गलत है सर। रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन रिस्पेक्टिवली, नहीं, ये भी नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। टू क्वांटम मैकेनिकल स्टेट्स हैविंग क्लासिकल एनालॉग, नहीं, है ना, कोई मतलब नहीं होता इससे, है ना। दो क्वांटम मैकेनिकल स्टेट्स हैं, प्लस हाफ एंड माइनस हाफ, हैविंग नो क्लासिकल एनालॉग, यस। सर आप पहले से कुछ नहीं डिसाइड कर सकते कि इसके लिए प्लस हाफ है, इसके लिए माइनस हाफ है। हाँ, ये कह दीजिए अगर एक के लिए प्लस हाफ है तो दूसरे के लिए माइनस हाफ होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। वाह सर, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया सर, मजा आ गया सर, एकदम जबरदस्त, जोरदार, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है जो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। एक और पैराग्राफ के बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग, है ना। एक और कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग निपटा देते हैं। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, इसको भी पढ़िए जरा बहुत अच्छे से। आओ, कहता है दी हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज Li2+। सबसे पहली चीज तो मुझे एक बात बताओ, इसको हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज क्यों बोला गया है Li2+ को। अरे सर कैसी बात कर रहे हो, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है और Li2+ के पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो क्योंकि दोनों के पास सेम नंबर ऑफ एक एक इलेक्ट्रॉन है, दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज Li2+ को हमने हाइड्रोजन लाइक स्पीसी का नाम दिया है। ठीक है, वेरी गुड। इज इन ए स्फेरिकली सिमेट्रिकल स्टेट, मजा ही हाल लिया भाई, बहुत जबरदस्त चीज बोली है इसने, स्फेरिकली सिमेट्रिकल स्टेट। इसका मतलब समझे क्या, S1 विद वन रेडियल नोड, विद वन रेडियल नोड, S1 जो है वो किसी एक एनर्जी लेवल की बात कर रहा है, स्फेरिकली सिमेट्रिकल स्टेट S1। ये जो एनर्जी लेवल है, सबसे अच्छी चीज ये है कि यहां बात हो रही है स्फेरिकल सिमेट्रिकल। तो मुझे एक बात बताओ, स्फेरिकल शेप किसकी होती है सर, स्फेरिकल शेप होती है एस सबशेल की। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जो स्टेट है इसमें एस सबशेल जरूर रहा होगा, क्योंकि जो पी सबशेल होता है वो स्फेरिकल नहीं होता, है ना। डी सबशेल भी नहीं होता, एफ भी नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ एस सबशेल ही होता है जो कि आपका स्फेरिकल है। इसका मतलब सर ये जो S1 है ये जरूर रही होगी एस सबशेल की बात हो रही होगी। अब कौन से एस सबशेल की बात हो रही है हमें कैसे पता लगेगा सर, हमें पता लगेगा इस क्वेश्चन, इसमें लिखा है वन रेडियल नोड, और बेटा अभी मैंने आपसे बोला था कि जो रेडियल नोड का फॉर्मूला होता है ये n-l-1 होता है, और ये कितना दे रखा है, वन रेडियल नोड दे रखा है। हमने ये पहचान लिया कि एस सबशेल है। अच्छा, अगर एस सबशेल है तो मुझे एक बात बताओ, ये जो एस सबशेल होता है इसके लिए एल का वैल्यू कितना होता है सर, ये तो हम लोगों ने पढ़ा एस सबशेल बोले तो एल इज इक्वल टू 0। तो आप इस फॉर्मूले में, है ना, एन तो हमें नहीं पता है, एल हमें पता है 0 - 1 इज इक्वल टू 1। तो यहां से मुझे पता लग गया कि जो एन का वैल्यू है, यस, यहां से मुझे पता लग गया कि जो n का वैल्यू है वो कितना आएगा, 2 आएगा। और अगर n का वैल्यू 2 है, इसका मतलब ये जो स्टेट S1 है ये कौन सी स्टेट है सर, ये है 2s। दादा हाँ ना बोलना पड़ेगा, क्या आपको ये चीज समझ में आई क्या, बेटा जी बोलना पड़ेगा यार, यस, अरे बोल दो यार, है ना। हाँ ठीक है सर, यहां तक समझ में आ गया। देखो एक लाइन में क्या क्या कितनी गजब चीज लिखी हुई थी, है ना, और उसको हमने डिकोड कर दिया, बहुत बढ़िया। अब आगे चलते हैं। 2s में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है अपॉन अब्सॉर्बिंग लाइट, है ना, जैसे इसने लाइट अब्सॉर्ब करी ऊपर चला जाएगा, द आयन अंडरगोस टू ट्रांजिशन टू अ स्टेट S2 में चला गया, S1 से S2 में चला गया। अब S2 की क्या खास बात है वो सुनो, कहता है S2 हैज वन रेडियल नोड, ठीक है, उसके पास क्या प्रेजेंट है, वन रेडियल नोड है, एंड इट्स एनर्जी इज इक्वल टू द ग्राउंड स्टेट, इज एनर्जी इक्वल टू द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। देख रहे हो, मतलब कितना एकदम बढ़िया क्वेश्चन बनाया इसने, है ना। ये जो स्टेट S2 है उसकी एनर्जी कितनी है, उसकी एनर्जी है सर हाइड्रोजन की जो ग्राउंड स्टेट में एनर्जी होती है उसके बराबर। तो सब पहले तो ये निकालो हाइड्रोजन की ग्राउंड स्टेट में एनर्जी कितनी होती है। तो सर हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है एनर्जी का, फॉर्मूला -13.6 इंटू Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यस, अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो फॉर हाइड्रोजन Z का वैल्यू 1 होता है, और क्योंकि ग्राउंड स्टेट बोल रहा है इसका मतलब N का वैल्यू 1 होता है। तो इसका मतलब ये हो गया, तो ग्राउंड स्टेट की जो एनर्जी है सर वो कितनी हो जाएगी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब ये जो Li2+ दे रखा है क्वेश्चन में, इसके लिए भी जो एनर्जी है, ये जो स्टेट S2 है उसकी एनर्जी भी कितनी है, -13.6 है। अब ये वाला फॉर्मूला वापस लगाइए, एनर्जी कितना दे रखा है, -13.6 इज इक्वल टू -13.6 इंटू Z²। Z कितना है लिथियम का, लिथियम के लिए Z होता है 3, तो ये हो जाएगा 9 Z²/n²। सर ये n के बारे में मुझे नहीं पता है सर,
तो सर मैंने यहां से सॉल्व किया, एन स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, -13.6 तो उड़ गया है ना। तो यहां से एन स्क्वायर का वैल्यू आ गया 9। एन की दो वैल्यू आएगी, +3 -3 है ना, लेकिन मुझे -3 से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो आपकी शेल नंबर होता है वो माइनस में हो नहीं सकता। तो ये किसकी बात हो रही है, n इज इक्वल टू 3 की बात हो रही है। इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन था, जब इसने एनर्जी अब्सॉर्ब करी, जब उसने लाइट अब्सॉर्ब करी, तो ये n इज इक्वल टू 2 से कहां चला गया, n इज इक्वल टू 3 में चला गया। अरे कोई बोल ही नहीं रहा यार, मैं भाई मैं किसको पढ़ा रहा हूं यार, आना तो बोल दो, सही कह रहा हूं ना, पक्का। ठीक है सर, हाँ 2 से अब 3 में कौन सा, कहता है उसके पास एक रेडियल नोड है। 3 में कौन सा, एक रेडियल नोड है। अरे तो मेरे भाई एक बात बता, रेडियल नोड का वापस फॉर्मूला लगा दे, n माइनस एल माइनस वन है ना, और ये कितना दे रखा है, n माइनस एल माइनस वन की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है। यस, यहां से n का वैल्यू है 3, 3 माइनस एल माइनस वन इज इक्वल टू 1। तो यहां से बताइए l का वैल्यू कितना मिल गया बेटा, l इधर चला जाएगा, 3 -1 इसका मतलब l आ गया 1। और अगर l 1 है, l 1 किसके लिए होता है सर, p सबशेल के लिए होता है। इसका मतलब जो S2 है सर, ये है 3p। देख रहे हो कितना प्यारा चीज है यार, कितनी प्यारी चीज है। मैं आपसे कह रहा था, कई बार जो पैराग्राफ में इंफॉर्मेशन होती है उसका कोई काम नहीं होता है ना। जैसे पिछला वाला जो क्वेश्चन था, उसमें पैराग्राफ में जो इंफॉर्मेशन थी ऐसा उसका कोई काम नहीं था, लेकिन ये जो क्वेश्चन है, इसमें जो पैराग्राफ में इंफॉर्मेशन है, ये बहुत काम में आया आपका। देख रहे हो आप लोग। हाँ चलो देखो जरा क्या कह रहा है क्वेश्चंस, है ना, इस पे बेस्ड क्या क्या क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो इसने यही पूछ लिया कि द स्टेट S1 है वो कौन सी है। भाई बताओ S1 कौन सी स्टेट थी, S1 थी सर 2s। ठीक है, ये तो काम खत्म हो गया यहीं पर, ये रहा सर स्टेट 2s है ना, बी ऑप्शन खत्म हो गया इसमें। यस, देख रहे हो आप लोग कैसे एकदम से खत्म हो जाता है। हाँ हाँ, अब ये वाला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, लिखता है एनर्जी ऑफ द स्टेट S1 इन यूनिट्स ऑफ द हाइड्रोजन एटम ग्राउंड स्टेट एनर्जी। S1 की एनर्जी इन यूनिट्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एटम की ग्राउंड स्टेट में एनर्जी है ना, तो ये हम लोगों ने पढ़ ही लिया था अभी, देखो हमने किया ही था क्वेश्चन। हाइड्रोजन के लिए ग्राउंड स्टेट की एनर्जी कितनी होती है बेटा, -13.6 होती है ना, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। यस, अब हम लोग Li2+ की बात कर लेते हैं, Li2+। यस, ये E1 किसके लिए है, हाइड्रोजन के लिए। तो यहां पर एनर्जी का फॉर्मूला क्या लिखते थे हम लोग, -13.6 इंटू Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बोलो यही होता है ना। और Li2+ के लिए अगर मैं फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी, नहीं फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी नहीं, यहां पर S1 की बात हो रही है ना, S1 बोले तो 2s, मतलब n इज इक्वल टू 2 की बात हो रही है ना, सेकंड शेल की एनर्जी है ना, E2 ऑफ Li2+। तो ये हो गया सर -13.6 Z² है ना, लिथियम के लिए Z कितना होता है, 3 होता है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। यस, और n कौन सा, सेकंड शेल, 2 का स्क्वायर। तो सर ये कितना हो गया, -13.6 इंटू 9/4। यस, ये है E2 ऑफ Li2+। अब ये -13.6 किसकी वैल्यू थी सर, ये वैल्यू थी किसकी, E1 ऑफ हाइड्रोजन। यस, ये किसकी वैल्यू थी, E1 ऑफ हाइड्रोजन इनटू 9/4। 9/4 मतलब कितना आ रहा है, ये 2.25। तो इसका मतलब ये जो एनर्जी है, एनर्जी ऑफ स्टेट S1 इन यूनिट्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन एटम की जो एनर्जी है उससे 2.25 टाइम्स ज्यादा है ये जो S1 की एनर्जी है उसकी, है ना, तो 2.25 टाइम्स ज्यादा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। यस, डन है। तो सर ये इस कॉम्प्रिहेंशन पे बेस्ड सेकंड क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कहता है द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर ऑफ द स्टेट S2। अरे बेटा S2 कौन सी स्टेट थी सर, S2 थी मेरे हिसाब से 3p है ना, 3p थी ना, एक बार देखिएगा। S2 कौन सी थी, हाँ S2 था 3p, ठीक है सर, S2 3p था सर। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, ये कौन सी क्वांटम नंबर होती है सर, ये तो L होती है सर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसका एक और नाम सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी हुआ करता था, और एक नाम सर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी होता था। अब मुझे एक बताओ, पी सबशेल है, पी सबशेल के लिए एल का वैल्यू कितना है, 1 होता था सर, 1 होता था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, काम ही खत्म हो लिया सर, मजा आ गया सर। बोलिए ठीक है क्या, मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। बहुत बढ़िया सर, ये कॉम्प्रीहेंशन खत्म हो गया। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना, एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये अलग क्वेश्चन है भाई, कॉम्प्रीहेंशन वाला क्वेश्चन खत्म हो गए थे। कॉम्प्रीहेंशन में 3 क्वेश्चन थे और वो तीनों के तीनों क्वेश्चन हमने बढ़िया ढंग से निपटा दिए।
है ना। तीनों क्वेश्चन बढ़िया निपटा दिए। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो जनाब इसको बहुत अच्छे से। क्या कह रहा है क्वेश्चन, लिखता है आयोडीन मॉलिक्यूल डिसोसिएट्स इनटू एटम्स। अच्छा, आयोडीन जो वो एटम्स में डिसोसिएट हो रहा है ना। कैसे डिसोसिएट हो रहा है? ऑब्वियस है, आयोडीन एटम मतलब I2 की बात हो रही है, और वो कैसे डिसोसिएट होगा बेटा? 2I में डिसोसिएट होगा। बहुत अच्छी बात है। अब लेकिन ये बात है कि भाई यहां पर जो दोनों आयोडीन के एटम है सर एक दूसरे के साथ बढ़िया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू जुड़े हुए हैं। अगर आप ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ना चाहते हो तो सर आपको क्या करना पड़ेगा? एनर्जी देनी पड़ेगी सर, है ना। ये बात तो मानते हो ना आप लोग? अगर इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आप तोड़ना चाहते हो तो सर आपको क्या करना पड़ेगा? एनर्जी देनी पड़ेगी। यस, एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक बात है। अब आपने इस अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी दी है? एनर्जी नहीं दी आपने, आपने दी है लाइट, है ना। अब्सॉर्बिंग लाइट ऑफ लैम्डा, है ना। लैम्डा कितना दे रखा है? 4500 एंगस्ट्रॉम, है ना। जो आपने एनर्जी दी है इज इक्वल टू 4500 एंगस्ट्रॉम, मतलब 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। तो सर ये बन जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू 4.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर। सही लिख रहा हूं मैं, है ना। इतनी वेवलेंथ की आपने लाइट उसको दी है। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो I2 का मॉलिक्यूल है उसने कितनी एनर्जी अब्सॉर्ब करी है? ये बताइए जरा, एक बार के लिए देख लो। एनर्जी अब्सॉर्ब्ड बाय I2 मॉलिक्यूल। यस, I2 मॉलिक्यूल ने कितनी एनर्जी अब्सॉर्ब करी है? E इज इक्वल टू एच सी बाय लेमडा। बोलो, यही होता है। तो सर कितनी एनर्जी अब्सॉर्ब करी? 6.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, ठीक है। और सर C का वैल्यू सारी दुनिया जानती है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8। और सर जो लेमडा है वो हमारे पास है 4.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। सिर्फ और सिर्फ आपका जो काम है वो क्या है? इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है बेटा। फाइनल आंसर क्या मिलेगा, है ना। और मैंने ऐसे सुना है कि आप लोगों की जो कैलकुलेशन है उसके चर्चे बहुत दूर दूर तक है ना। बोले भाई साहब इन लोगों की कैलकुलेशन बहुत जबरदस्त है ना। देखा नहीं एक्सप्रेशन, उससे पहले आंसर बता देते हैं। तो साहब ये जो लेमडा आएगा ना सर, ये आएगा 4.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। अरे सर, सर हम तो सोच रहे थे हमारी कैलकुलेशन जोरदार, आप तो मतलब बड़े खिलाड़ी निकले भाई। यस बेटा, बड़े खिलाड़ी हैं। 4.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल, ठीक है ना। इतनी एनर्जी उसको मिली है, ठीक है सर। यहां तक हमने पढ़ा, बहुत ही बढ़िया बात है। कहता है इफ वन क्वांटम ऑफ रेडिएशन इज अब्सॉर्ब्ड बाय ईच मॉलिक्यूल, है ना। यही माना जाता है, मतलब जनरली हम लोग यही समझते हैं कि एक जो क्वांटम है, एक जो फोटोन है, उसकी एनर्जी सिर्फ और सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल को मिली है। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ आयोडीन एटम्स। आयोडीन एटम्स की काइनेटिक एनर्जी बताइए। आयोडीन एटम्स की काइनेटिक एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी दे रखी है I2 की 240 किलो जूल पर मोल। इसका मतलब समझते हो क्या कि अगर आपको 1 मोल I2 इनको बॉन्ड तोड़ना है, 1 मोल I2 में बॉन्ड तोड़ना है तो कितनी एनर्जी लगेगी? 240 इंटू 10 टू द पावर 3 जूल। इतनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। कितने मोल I2 मॉलिक्यूल के लिए? यह सर 1 मोल के लिए। 1 मोल का मतलब समझ रहे हो? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ I2। अगर इनको तोड़ना है तो सर इसमें कितनी एनर्जी चलेगी? 2.4 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल। इतनी एनर्जी लगेगी। लेकिन सर अगर मान लो एक मॉलिक्यूल I2 का है, उसको ब्रेक करना है तो कितनी एनर्जी लगेगी? एक मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए 2.4 इंटू 10 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। वापस से एक और बहुत लेंथी कैलकुलेशन। यस, ये मैं चाहता हूं आप लोग फटाफट से सॉल्व करके बताएं मुझे कि ये जो कैलकुलेशन, इसका फाइनल आंसर क्या मिलेगा। और ये मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये आएगा बेटा 3.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। समझे? हाँ सर। अब आप बोल रहे हो तो सर हमारे पास मानने के अलावा तो कोई ऑप्शन है ही नहीं ना। मान लो बेटा, है ना, ऐसा होता है। यस, ये इतना ही मिलेगा, है ना, ये मान लो आप। ठीक है सर, मान लिया। अब आप सोचो ये I2 का मॉलिक्यूल था। I2 मॉलिक्यूल में बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए इतनी, मिली इतनी, अब्सॉर्ब करी इतनी और मिली इतनी। तो मुझे एक बात बताओ, जो वो बची हुई एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट होगी? काइनेटिक एनर्जी में। लेकिन वो जो काइनेटिक एनर्जी थी वो कितने एटम्स की थी? मेरा क्वेश्चन आपसे ये है सर, वो एनर्जी कितने मॉलिक्यूल के लिए मिली है? एक I2 मॉलिक्यूल ने अब्सॉर्ब करी है। और एक I2 मॉलिक्यूल में एटम्स कितने होते हैं? 2। इसका मतलब मुझे एक बात बताओ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 आयोडीन एटम्स। यहां पर थोड़ी सी गलती होती है, बच्चा गलती कर देता है। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? सर अब्सॉर्ब करी है इतनी, और सर उसमें से बॉन्ड तोड़ने में काम में आई है इतनी।
तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी उसने एब्जॉर्व कर रखी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन वो काइनेटिक एनर्जी किसकी है बेटा? वो काइनेटिक एनर्जी है दो I2 एटम्स की, दो आयोडीन के एटम्स की। लेकिन हमसे क्वेश्चन ये पूछता है कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ आयोडीन एटम, एक एटम के लिए, है ना। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एक एटम के लिए अगर मैं तुमसे पूछूं, है ना, वो तो वो कैसे निकालोगे? काइनेटिक एनर्जी पर आयोडीन एटम, सर वो हो जाएगा, ये कितना है बेटा जी? ये सर 0.5 है ना, 0.5 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय, ये दो के लिए इतने, एक के लिए कितने निकाले, डिवाइड बाय 2 जूल। यही हमारा फाइनल आंसर होने वाला है। बोलिए हाँ कि ना? बस, अरे बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये पूछा जा सकता है आपसे, है ना, ये बढ़िया क्वेश्चन है। थोड़ी सी इसमें कैलकुलेशन भी है, कॉन्सेप्ट भी है, और बहुत सारी चीज़ों को एक दूसरे के साथ रिलेट किया गया है। काइनेटिक एनर्जी भी आ गई इसके अंदर, टोटल एनर्जी भी आ गया, और मोल कॉन्सेप्ट भी लग गया, सारा सब कुछ, मोड एनर्जी वगैरह सब कुछ आ गया ना। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, बस थैंक यू सो मच। तो ये वाला जो लेक्चर है थोड़ा सा छोटा हुआ है बेटा, है ना, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम की कमी है मेरे पास, तो इस वजह से अभी इतना ही रिकॉर्ड कर पाऊंगा मैं इस सेशन को। तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं आपसे, इतना ही रिकॉर्ड कर पाए, लेकिन कोई बात नहीं। चैप्टर भी मतलब आसान ही है ये वाला, है ना, मुश्किल चैप्टर है नहीं। तो आप लोग खुद से भी इसके ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही करते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में आपसे वापस मुलाकात होगी एक और सेशन के साथ। तब तक सारे लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, और पढ़ाई जरूर करते रहें, क्योंकि बेटा काम पढ़ने से चलेगा, सिर्फ मुस्कुराने से नहीं। नेक्स्ट क्लास तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।